हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। केवीएस 2023 की परीक्षा दे चुके हैं, आंसर की मिला चुके हैं और आपको अपना स्कोर भी पता लग गया है। अब सारे स्टूडेंट्स एक बात पूछ रहे हैं कि सर बताइए कि हमारी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा, हमारे नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। ये बच्चों के बीच बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और बच्चे कई सारी वीडियोज़ भी देख चुके हैं और आप भी देख चुके होंगे। आपने भी कई सारी वीडियो देखी होंगी कि नॉर्मलाइजेशन में किससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि मेरे नंबर बढ़ें। और बढ़ेंगे कैसे बेटा? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हर बच्चा जो है अपनी मेहनत करके जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं केवल फॉर्म भर देते हैं, पेपर दे देते हैं, बाद में ये पूछते हैं कि सर मेरी शिफ्ट इतनी टफ थी, बताइए मेरे नंबर कितने बढ़ेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2018 से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, 5 साल जिन्हें पढ़ते हो गया है और उन्होंने इंतजार किया है केवीएस का। उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है, पूरी मेहनत की है, अच्छा पेपर हल किया है, चाहे उनकी शिफ्ट टफ रही हो या इजी रही हो, लेकिन उन्होंने सभी शिफ्ट में एक बढ़िया पेपर हल किया है। तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किसे होगा? आपके सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किसके नंबर कम होंगे और किसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि किस फार्मूले के तहत आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और इस फार्मूले से किसके नंबर घट सकते हैं और किसके नंबर बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपकी जो कट ऑफ है, आपके जो नंबर है, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के इर्द गिर्द हैं या नहीं हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूं कि पीआरटी की जो कट ऑफ है वो कहाँ तक रहने वाली है। अगर बेटा यहाँ तक आपका स्कोर है, ठीक है, चाहे वो भाई हो या बहन हो, ठीक है, यहाँ तक अगर उसका स्कोर है तो निश्चित तौर पर उसे इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी करनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में क्या बेनिफिट है और क्या यहाँ पर आपको लॉस होने वाला है, उन दोनों चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीआरटी के नॉर्मलाइजेशन की। पीआरटी में बेटा 6414 टोटल पोस्ट थी, ठीक है, और किस फार्मूले के तहत आपका नॉर्मलाइजेशन होगा इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको कट ऑफ के बारे में बता दूं। यहां पर पीआरटी के लिए जो यूआर की कट ऑफ रहने वाली है वो 123 से 131 तक रहने वाली है। ठीक है, अगर आपका इतना स्कोर है तो निश्चित तौर पर आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर आप प्लस माइनस में चल रहे हैं, प्लस माइनस में 5 नंबर में और मान लेता हूं, ठीक है, प्लस माइनस में अगर 5 चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये 5 नंबर अभी आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से प्लस माइनस मैंने किया है यहाँ पर। ठीक है, ओबीसी की बात करूं, ओबीसी की, तो ओबीसी की 120 से बेटा 128 तक जाने की संभावना है यहाँ पर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस 119 से 127 तक जा सकता है। अगर इतना स्कोर है तो आप सुरक्षित हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 112 से 120 तक जा सकता है और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 102 से 111 तक जा सकता है। अगर आपका स्कोर इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के इर्द गिर्द भी है, 2-4 नंबर कम या ज़्यादा, ये प्लस माइनस 5 बेटा नीचे तक है। ठीक है, प्लस माइनस 5 नीचे तक, अगर यहाँ तक भी आपका स्कोर है तो निश्चित तौर पर आपको इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी करनी चाहिए। मैंने इंटरव्यू की जो फर्स्ट स्टेज है, यानी कि इंटरव्यू का जो बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, उसके संबंध में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। वीडियो के लिए अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए कि सर ठीक है, तो मैं आगे की वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर रिवाइज्ड आंसर की में कितना फायदा होगा। बच्चों ने इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछा है कि रिवाइज्ड आंसर की में कितना फायदा होगा। तो भाई देखो, रिवाइज्ड आंसर की आपकी आएगी, आने में देरी इसलिए होगी क्योंकि आपके कुछ डेट्स के जो एग्ज़ाम थे वो कैंसिल कर दिए गए थे, उसकी जगह पे री एग्ज़ाम कराया गया था। अभी कुछ दिन पहले जो है री एग्ज़ाम की जो आंसर की आई थी, अब प्रोसेस चल रही है। हो सकता है रिजल्ट के साथ में ही आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ जाए और हो सकता है रिवाइज्ड आंसर की पहले आए और बाद में आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो रिवाइज्ड आंसर की में मैक्सिमम आपको 3 से 5 अंक का बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 3 से 5 अंक का फ़ायदा आपको मिल सकता है। कई सारे बच्चों ने जो है इस पर क्लेम किया है और एक क्वेश्चन का 1000 रुपये जो है देना पड़ता था प्रति बच्चे के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन का 1000 रुपये। अब बच्चा 1000 रुपये देगा तो निश्चित तौर पर उसने उन्हीं क्वेश्चनों पर क्लेम किया होगा जिस पर उन्हें पूर्ण कॉन्फिडेंस होगा कि ये मेरा क्वेश्चन सही है और आयोग ने इसका गलत माना है। ठीक है, और जीएस में मैंने देखा था अभी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आंसर थोड़े से गलत थे। ठीक है, तो निश्चित तौर पर आपको 3 से 5 नंबरों का फायदा मिल सकता है यहाँ से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लस माइनस 5 आप लेकर चल सकते हैं। दूसरी चीज़ आते हैं नॉर्मलाइजेशन पर। नॉर्मलाइजेशन तो निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम था वो भाई एग्ज़ाम जो था वो कई सारी डेट्स में कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें आपकी जो
पहली तारीख थी वो थी 21 फरवरी, ठीक है। 21 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद 22 फरवरी के लिए भी एग्ज़ाम हुआ है। उसके बाद 24 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है। 24 के बाद 26 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है। और 24 के बाद 25 को भी आपका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। 25 के बाद 26 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है। 26 के बाद हुआ है 28 फरवरी को एग्ज़ाम। और हर डेट पर बेटा फर्स्ट और सेकंड 2 शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो कोई सी भी डेट रही हो, ठीक है। सभी में फर्स्ट और सेकंड 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन यहाँ पर कौन सी शिफ्ट टफ है और कौन सी शिफ्ट इजी है, ये कौन बता सकता है? ये वही बच्चा बता सकता है जिसने पेपर दिया है। अब पेपर देने वाले 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने बेहतरीन तैयारी की है, उन्होंने अपना संपूर्ण योगदान भी दिया है, पूरी मेहनत भी की है, उसके बावजूद भी पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि वो शिफ्ट जो है थोड़ा सा अन्य शिफ्ट की तुलना में टफ रही होगी, हार्ड रही होगी, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तैयारी नहीं करते हैं, बस हल्की फुल्की ऐसी 2-4 दिन तैयारी कर ली उन्होंने, महीना 15 दिन तैयारी कर ली, वो पेपर देकर आए, बताते हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, हमने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी। ऐसा नहीं है बेटा। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत भरपूर करते हैं और चाहे वो उनकी टफ हो या इजी शिफ्ट हो, सभी में अच्छा स्कोर करके आते हैं। ऐसे बच्चे ब्रिलियंट होते हैं। निश्चित तौर पर उनका स्कोर जो है 180 से ऊपर भी जा सकता है, निश्चित तौर पर। अब मैं आपको बताऊंगा किस फार्मूले के तहत आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए DSSB में भी ये फार्मूला लागू हो चुका है और 2018 में KVS के कुछ एग्जाम्स में भी ये फार्मूला लागू हो चुका है। ये फार्मूला है आपका xn बराबर S1/S2 इंटू x माइनस एक्स ए वी प्लस वाई ए वी, ठीक है। हाँ, xn बराबर S1/S2 इंटू एक्स माइनस एक्स ए बी प्लस वाई ए बी, ये फार्मूला लगेगा आपका नॉर्मलाइजेशन में। अब इसमें है क्या क्या, यहाँ पर देखो बेटा xn का मतलब ये है, xn का मतलब है यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। कैंडिडेट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर क्या बनेगा वो xn कहलाता है, ठीक है। S2 क्या होता है? S2 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाईएस्ट एवरेज, ठीक है। ये सारी शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है 21, 22, 24, 25, 26 और 28 में जो एग्जाम हुआ है, यहाँ पर सभी शिफ्टों का हाईएस्ट एवरेज देखा जाएगा क्या है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाईएस्ट एवरेज, उस हाईएस्ट एवरेज का SD निकाला जाएगा। जो मैथ के बच्चे होंगे वो जानते होंगे, ठीक है। S1 क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैंडिडेट शिफ्ट, जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है उसका SD निकाला जाएगा, ठीक है। और X होता है रॉ स्कोर ऑफ कैंडिडेट, आपका जो रॉ स्कोर है यानी कि जो विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपका स्कोर है वो X है, और XAV है सिंपल एवरेज ऑफ कैंडिडेट शिफ्ट, यानी कि जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है उस शिफ्ट का एवरेज क्या रहा, ठीक है। और YAB है एवरेज स्कोर ऑफ हाईएस्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या रहा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको हल करके बता देता हूं यहाँ पर क्या रहने वाला है, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि आपका जो एवरेज स्कोर ऑफ हाईएस्ट शिफ्ट, जो आपकी हाईएस्ट शिफ्ट है उसका एवरेज हम ये मान लेते हैं कि 150 रहा। 180 नंबरों में किसी बच्चे ने 150 अंक प्राप्त कर लिए, ये हाईएस्ट शिफ्ट है सभी डेटों की शिफ्ट में, ठीक है। उसके बाद XAB यानी कि सिंपल एवरेज ऑफ कैंडिडेट, मैं मान लेता हूं कैंडिडेट की शिफ्ट का जो एवरेज था वो 145 था, ठीक। ये 150 है जिसका सबसे ज़्यादा था। 145 जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है उस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा जो एवरेज रहा है वो 145 रहा है, ठीक है। उसके बाद हम S1 X रॉ स्कोर ऑफ कैंडिडेट, मैं मान लेता हूँ कैंडिडेट का जो रॉ स्कोर था वो था 140 नंबर प्राप्त किए हैं आपने, लेकिन आपकी शिफ्ट का जो हाईएस्ट है एवरेज वो 145 है और सभी शिफ्ट का जो हाईएस्ट है वो है 150। अब यहाँ पर S1 हम मान लेते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो रहा है वो 2.5 रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन हाईएस्ट एवरेज जो रहा है वो 3.5 रहा है, ठीक है। तो बेटा नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या होगा किसी बच्चे का, ये हम आपको बता दे रहे हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या होगा। तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर यहाँ पर बनेगा जाके S2 की वैल्यू रखेंगे हम 3.5/2.5 इंटू, और X की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 140 माइनस XAV की वैल्यू है 145 प्लस YAV की वैल्यू है 150, ठीक। अब यहाँ पर देखो 2.5 है और ये 3.5 है, ठीक है। यहाँ पर 2.5 से अगर हम 3.5 को कट करेंगे तो यहाँ पर बेटा कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा देखो 5 से हम इसको कट करेंगे, यहाँ पर हम देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 5 से कट करेंगे 55 25 5 7 35 7/5 आया यहाँ पर, ठीक है। और 140 में से 145 का कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 5
और प्लस का है 150। ठीक है, अब ये 7 बटे यहाँ पर 5 आया है। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या रह जाएगा, इसकी हम गुणा करेंगे तो ये 5 से 5 कट हो जाएगा और ये माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस का 7 और प्लस का है 150। ठीक है, अब 150 में से -7 घट जाएंगे, कितना बचेगा? बचेगा 143। ठीक है, बचा कितना? 143। अब हमने किसी बच्चे का जो रॉ स्कोर लिया था वो लिया था 140। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन के बाद इसका जो एक्शन आया है यानी कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर आया है वो आया है 143। यानी कितने नंबर बढ़ गए इसके? 3 नंबर बढ़ गए बेटा। इसी तरह से किसी शिफ्ट में बच्चे के नंबर घटने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। ये मान के चलिए सेम नंबर भी रहते हैं और किसी बच्चे के नंबर बढ़ भी जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो शिफ्ट इजी थी उसमें हर बच्चे के नंबर बढ़ेंगे या जो शिफ्ट टफ थी उसमें हर बच्चे के नंबर घटेंगे, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम बच्चों के नंबर बढ़ते हैं, बच्चों के नंबर सेम भी रहते हैं और घटने के चांस बहुत कम होते हैं, यानी कि घटने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है वो बहुत कम है। इसलिए आप ये चीज़ छोड़ दो कि किस शिफ्ट के नंबर घटने हैं, किस शिफ्ट के नंबर बढ़ने हैं। ये पर कैंडिडेट डिपेंड करता है कि किसके नंबर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो संभवतः आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस कट ऑफ तक अगर आपका स्कोर हो रहा है, यहाँ से 5 या नंबर कम बढ़ हो रहा है, तब भी आपको निश्चित तौर पर तैयारी करनी चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, तो सबसे ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि किसके नंबर घटेंगे, किसका फायदा होगा। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, दूसरी चीज़ कितने नंबर बढ़ेंगे मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन में। तो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन में आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम आपको 10 अंक तक का बेनिफिट हो सकता है। 10 अंक तक का बेनिफिट आपको मिल सकता है। ठीक है, 0, किसी का 0 भी बढ़ सकता है, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 4, किसी का 6, किसी का 10। ठीक है, आंसर की और नॉर्मलाइजेशन इतना मिला के इतना स्कोर आपका बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर आपको तैयारी करनी चाहिए, यहाँ तक स्कोर बढ़ रहा है। अब भी अगर कोई स्टूडेंट ये पूछना चाहे कि सर हमारी शिफ्ट का बताइए, किस शिफ्ट में कितना कितना बढ़ सकता है, तो उसका मुझे एनालिसिस अलग से करना पड़ेगा। तो उसकी वीडियो मैं आपको 1 दिन के बाद ही दे पाऊंगा, क्योंकि उस पर भी कार्य चल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो। वीडियो समझ में आई हो तो शेयर दोस्तों के साथ जरूर करिएगा। मिलता हूं फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।